वेलकम टू और यूट्यूब चैनल विकास चौधरी 2.0। इस यूट्यूब चैनल की वेलकम टू ओवर यूट्यूब चैनल विकास चौधरी 2.0। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम करने वाले हैं थर्ड ग्रेड अध्यापक के जो विभिन्न कोचिंगों के वीकली टेस्ट लिए जाते हैं उनका सॉल्यूशन है वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम करेंगे। आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। तो कोई भी कोचिंग हो, सभी प्रतिष्ठित जो कोचिंग है उनके सभी के जो वीकली टेस्ट लिए जाते हैं उन सभी का सोल्यूशन है वो हम देखेंगे और साथ ही साथ इन प्रश्नों को हम याद करने की कोशिश करेंगे जो कि हमारी जब मुख्य परीक्षा लगेगी तब उसमें हमारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो जो हमें याद हो। तो देखिए हम आज शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, कलाम कोचिंग सीकर का जो वीकली टेस्ट लग रहा है वो मैं पहला टेस्ट लेके आया हूँ। ऐसे ऐसे सभी जितने भी टेस्ट लगेंगे उन सभी टेस्टों को मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे वो कोई भी कोचिंग हो। मैं डे बाय डे सभी के जो भी टेस्ट सीरीज है वो मैं लेके आता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कॉमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है वो मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है हमें। पहला क्वेश्चन देखिए, चिंकारा राज्य का प्रतीक चिन्ह है और घोषित वर्ष है। कब राज्य का प्रतीक चिन्ह है वो घोषित किया गया ये पूछा गया है। तो देखिए चिंकारे को कब घोषित किया गया, ऊंट को कब किया गया, खेजड़ी को कब किया गया और गोडाउन को कब किया गया। तो देखिए हम बात करें कि चिंकारे को कब घोषित किया गया तो आप सभी को पता है कि चिंकारा को जो घोषित किया गया वो है 1981 के अंदर। चिंकारे को 1981 के अंदर किया गया और गोडावना को भी कब किया गया, 1981 के अंदर किया गया, ये आप सभी को पता है। तो ये वाला ऑप्शन किस में है, एक तो 2 नंबर वाले में देखिए ए में भी 2 है और डी में भी 2 है, तो ये वाला ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि चिंकारे से संबंधित कोई भी आपको जो फैक्ट याद है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है, साथ ही साथ ऊँट के बारे में, खेजड़ी के बारे में और गोडाउनों के बारे में। तो कमेंट सेक्शन में आप लिखते जाओगे जिससे आपको याद भी हो जाएगा और कितना मैटर आपको याद है ये भी आपका टेस्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 2 नंबर क्वेश्चन अपना क्या है, तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है अपना कि राज्य में प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड कब प्रारंभ किया गया। राज्य के अंदर प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड कब प्रारंभ किया गया, 2013 के अंदर प्रारंभ किया गया। और इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको कौन कौन से क्वेश्चन याद है, कौन कौन से फैक्ट याद है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अब देखिए राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी का उपनाम क्या है, क्या नहीं है। तो देखिए समी भी कहते हैं, जंटी भी कहते हैं, सिमलो भी कहते हैं, तो क्या नहीं है, मरु शोभा है वो राजस्थान में राज्य वृक्ष जो खेजड़ी है उसका उपनाम में नहीं है। तो अब इसके बारे में, इससे संबंधित जो भी आपको फैक्ट याद है वो कमेंट में जरूर लिखें और देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे हम भी इस चीज़ को लेकर मोटिवेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टेस्ट है वो लगते हैं वो आपके लिए लेके आएँ। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि ऊँट का जो वैज्ञानिक नाम है, ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो हम पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या होना चाहिए, आप बताइए कमेंट करके कि ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये 4 नंबर ऑप्शन में जो दे रखा है ना, कैमलस डोमेडेरियस, जो ये ऊँट का वैज्ञानिक नाम है वो आपको देखने को मिलता है। तो ऊँट के बारे में जो भी आपको फैक्ट याद है वो लिखने की कोशिश करें। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में बास्केटबॉल अकादमी कहाँ बनाई जाएगी। तो राज्य के अंदर बास्केटबॉल अकादमी है वो कहाँ बनाई जाएगी, जैसलमेर के अंदर बनाई जाएगी। तो इससे संबंधित कोई भी फैक्ट आपके याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आप देखो कि निम्न में से राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर किस जनजाति का प्रारंभिक नृत्य है। तो राजस्थान में जो घूमर है वो किस जनजाति का जो है वो पारंपरिक नृत्य है, तो किसका है, भील जनजाति का है वो पारंपरिक नृत्य है। तो इसके बारे में जो भी नृत्य से संबंधित आपको क्वेश्चन आते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जिससे आपको याद भी हो जाएगा। उसके बाद में मैं बात करूं आगे वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्न में से कौन से साक्ष्य कालीबंगा उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। बेलनाकार मोहरें, लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य और मातृशक्ति की मूर्तियां। तो देखिए कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, देखिए कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें जरूर प्राप्त हुई है, लाल रंग की मिट्टी के बर्तन जरूर प्राप्त हुए हैं, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन मातृशक्ति की जो मूर्तियां हैं वो कालीबंगा से प्राप्त है वो नहीं हुई है। तो कौन से वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नंबर वाला, 1 2 3 ये वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो कालीबंगा से संबंधित आपके क्वेश्चन याद है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहो तो कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको हर तरीके के नोट्स है वो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। जो भी आपको हस्तलिखित चाहिए या कोई भी बुक चाहिए तो सभी चीज़ें हैं वो मैं उपलब्ध करवाता हूँ। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, तो देखिए कालीबंगा की खोज किसने की, तो देखिए बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे, इन्होंने उत्खनन कार्य किया था, लेकिन खोज किसने की, अमलानंद घोष ने की थी। उसके बारे में देखिए, उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है कि कालीबंगा सभ्यता के संबंध में सत्य कथन पहचानिए। तो कालीबंगा के बारे में सत्य कथन पहचानना है। तो देखिए उत्खनन से 3 स्तर प्राप्त हुए हैं क्या कालीबंगा से, यह एक ग्रामीण सभ्यता है क्या जिसका उपनाम, जिसका नाम उत्खनन में प्राप्त काले रंग की चूड़ियों के कारण कालीबंगा पड़ा, क्या सही है, क्या लकड़ी की नालियों के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो बताइए इनमें से कौन से वाला ऑप्शन है वो सही है और कौन से वाले गलत है। तो जहां तक आप देख पा रहे हो वहां पे 3 नंबर वाला ऑप्शन है जो वो सही मिलेगा इसके बारे में।
उसके बाद में देखिए आगे वाला 10 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 10 नंबर में क्या दे रखा है कि कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता को तीसरी राजधानी किसने कहा। तो देखिए तीसरी राजधानी किसने कहा था, तीसरी राजधानी कहा था डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था। इसके बारे में और भी फैक्ट आप लिख सकते हो। देखिए सभी कोचिंग के जितने भी टेस्ट लगेंगे उन सभी को मैं आपको धीरे धीरे करवा दूंगा। तो आगे वाला क्वेश्चन अपना आता है कि 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे ने निम्न में से राजस्थान के किन नगरों पर अधिकार किया था। तो राजस्थान के किन नगरों पर अधिकार किया था, आप बताइए। बांसवाड़ा पर, झालावाड़ पर, सीकर पर। तो ये वाले ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो जहाँ तक आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि एक तो बांसवाड़ा पे किया था और एक झालावाड़ पे किया था। तो कौन से वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, 3 नंबर वाला ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। चार्ल्स मेडकॉफ ने नवंबर 1817 में सर्वप्रथम राजपुताना के किस राज्य के साथ मित्रता एवं सहयोग का संबंध स्थापित किया था। तो चार्ल्स मेडकॉफ ने नवंबर 1817 की बात कर रहा है कि राजपुताना की कौन सी रियासत थी जिसके साथ सहयोग संधि की थी, मित्रता एवं सहयोग की संधि की थी। कौन सी में की थी, आप सभी को पता है कि 4 नंबर वाला ऑप्शन जो क्रोली आप सबने पढ़ रखा होगा, ये वाला ऑप्शन है वो अपना सही है। उसके बाद में हम 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए साथ साथ में कमेंट में जरूर लिखें भाई, मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा कौन कौन आप कितने कहाँ कहाँ पर वीडियो देख रहे हो और आपकी तैयारी कैसी है। तो 13 नंबर वाले पर देखिए 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में विभिन्न रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है ये वाला हमें बताना है। तो देखिए मेवाड़ का मेजर सावर्स था, सही बात है ये। जयपुर का कर्नल इर्डन, सही था, ये बात सही है। कोटा का मेजर बर्टन, लेकिन जेडी हॉल है वो भरतपुर का नहीं था, कहाँ का था, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि जो जेडी हॉल है वो किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था, साथ ही साथ भरतपुर का कौन था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, 3 गलत बताना है इसमें। खेरवाड़ा सैनिक छावनी का मुख्यालय कहाँ स्थित था। तो खेरवाड़ा का जो सैनिक छावनी का मुख्यालय कहाँ स्थित था, उदयपुर के अंदर स्थित था। उसके बाद में देखिए हम 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। खेरवाड़ा सैनिक छावनी का मुख्यालय। उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए अपन, जयदाल और मेहराब अली खां का संबंध किस विद्रोह से था। तो जयदाल और मेहराब अली खां का जो विद्रोह से संबंध था उसको बताना है। तो कहाँ से था, जयदाल खां और मेहराब खां का कोटा से संबंधित था। उसके बाद में मैं बात करूं आगे वाले क्वेश्चन की, 16 नंबर क्वेश्चन पे हमें चलना है कि अहुआ से दिल्ली प्रस्थान होते हुए एरुनपुरा छावनी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो जब अहुआ से दिल्ली के लिए जो क्रांतिकारियों ने, जब एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने आगे प्रस्थान किया था दिल्ली के लिए, तो वहाँ पे नेतृत्वकर्ता कौन था। तो कौन था, शिवनाथ सिंह था। 2 नंबर वाला ऑप्शन सही है इसमें। उसके बाद में मैं बात करूं, देखो 17 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों के संबंध में असम्मिलित कौन सा है। तो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो राजस्थान की विभिन्न रियासतों के जो शासक थे वो कौन थे, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो जैसलमेर के रणजीत सिंह थे क्या, सही बात है। बूंदी के राम सिंह, सही बात है। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, सही बात है। लेकिन बीकानेर के गंगा सिंह नहीं थे। ये आपको बताना है कि बीकानेर का जो शासक था वो कौन था 1857 के समय, वो कमेंट करके आपको बताना है। उसके बाद में आप बात करो 18 नंबर क्वेश्चन की। तो 1857 की क्रांति के समय टोंक का नवाब अंग्रेजों का स्वामी भगत बना। तो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो टोंक का कौन सा नवाब था जो अंग्रेजों का क्या बना था, स्वामी भगत बना था। तो कौन सा बना था, बजरीदुल्ला खां बना था। 4 नंबर वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, वो वाला पढ़ना है। 19 नंबर हमें दे रखा है कि औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा निम्न में से किस किले की शोभा बढ़ा रहा है। तो किस किले की शोभा बढ़ा रहा है, गागरोन के दुर्ग की शोभा बढ़ा रहा है, जो औरंगजेब ने बुलंद दरवाजा बनाया था वो बड़ा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। तो 20 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, तो देखिए 20 नंबर में है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में कौन सा कथन है वो असत्य है। तो देखिए गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम के स्थल के निकट मेसा के पठार पर स्थित है, ये भी सही है। यहाँ स्थित जैन कीर्तिस्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी जीजाशाह ने करवाया, ये भी सही है। और चित्तौड़गढ़ में दुर्ग में दूसरा शाखा 1534 में बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुआ, ये भी सही है। तो कौन बच गया, एक ये बच गया कि महाराणा सांगा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में यहाँ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि किसने करवाया था, कुंभा ने करवाया था। तो इससे संबंधित जो भी आपको फैक्ट याद है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके बाद में हम 21 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रणथंभौर के किले में स्थित नहीं है। तो रणथंभौर के किले में कौन सा स्थित नहीं है ये बताना है। तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह, सही बात है, रणथंभौर दुर्ग में है। 32 खंभों की छतरी, ये भी कौन से किले में है, रणथंभौर के किले में। और श्रृंगार चौरी, तो श्रृंगार चौरी है क्या रणथंभौर के किले में, नहीं है। और अमीर की कचहरी भी रणथंभौर के किले में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 4 नंबर वाला सही हो जाएगा। उसके बाद में मैं बात करूं, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि बहादुर शाह प्रथम ने दुर्ग का नाम बदलकर मोमिनाबाद किया। तो बहादुर शाह ने जो प्रथम था उसने कौन से किले का नाम बदलकर मोमिनाबाद किया था, आमेर के किले का नाम बदलकर मोमिनाबाद किया था। और 23 नंबर क्वेश्चन में असुमेलित छांटना है। तो 23 नंबर में देखिए
बछावतों की हवेली कहाँ पर है? बीकानेर में, सही बात है। पटुओं की हवेली जैसलमेर में, सही बात है। और नथुराम पोदार की हवेली बिसाऊ में, सही बात है। लेकिन नथमल की हवेली रामगढ़ में नहीं है, ये वाला सही हो जाएगा। तो नथमल की हवेली कहाँ पर स्थित है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उसके बाद में मैं बात करूं, देखो सेठ लालचंद गोयनका की हवेली कहाँ पर स्थित है? सेठ लालचंद गोयनका की हवेली कहाँ पर स्थित है? डुंडलौद में स्थित है। तो 1 नंबर वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए असुमिलित छंटना में राणा प्रताप की छतरी बारडोली उदयपुर में, सही बात है। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान का स्मारक कहाँ है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, ये भी बात सही है। और चेतक की छतरी जो हल्दीघाटी राजसमंद में, तो 2 नंबर वाला और 4 नंबर वाला दोनों ही गलत है। तो दोनों ही असुमिलित है। और इसके बारे में आपको जो भी फैक्ट ध्यान में है, चेतक की छतरी और जगन्नाथ कछाऊ की छतरी कहाँ पे, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 26 नंबर क्वेश्चन पे आप नजर मार लेते हैं। तो देखिए 84 खम्भों की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो बख्तावर सिंह के द्वारा, अनिरुद्ध सिंह के द्वारा, राव शत्रुसाल के द्वारा और महाराव बुद्ध सिंह के द्वारा। तो किसके द्वारा करवाया गया 84 खम्भों की छतरी का निर्माण? अनिरुद्ध सिंह के द्वारा करवाया गया। तो 84 खम्भों की छतरी कहाँ पर स्थित है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि डूंगरगढ़ के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? तो नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने कराया? नाथावती ने, रामसर देव ने, किशोरी देवी ने, प्रेमल देवी ने। तो किसने करवाया था? प्रेमल देवी ने करवाया था। ये किसकी पत्नी थी, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आगे वाले क्वेश्चन की बात करें तो 28 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम किसने किया? तो राजस्थानी शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। तो किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। आप सभी को पता होगा और इसके बारे में फैक्ट जरूर लिखें। आगे वाला क्वेश्चन कौन सा? 29 नंबर क्वेश्चन है। तो 29 नंबर में हमें क्या देखना है कि निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन का चयन करना है हमें। तो देखिए उद्योतन सोरी की कोवल्यमाला में मारवाड़ क्षेत्र की भाषा को मरुवाणी कहा गया, ये बात सही बात है। अव्वल फजूल की आईने अकबरी में भी मारवाड़ भाषा का उल्लेख हुआ है, ये भी बात सही है। और डॉक्टर के एम मुंशी के अनुसार राजस्थानी भाषा का विकास मुरु गुजरी अपभ्रंश से हुआ, ये भी बात सही है। लेकिन 1450 से 1650 राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है, ये वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कब था, ये जरूर लिखें। 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि वह बोली जो मारवाड़ी व मालवी का मिश्रण है तथा अपनी ककर्षता के लिए जानी जाती है, वो कौन सी है? तो वह बोली जो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण और साथ ही साथ ककर्षता का, कड़वाहट का जो के लिए जानी जाती है, तो कौन सी भाषा है वो आप बताएं, कौन सी है? रांगड़ी। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 31 नंबर में दे रखा है निम्न में से कौन सी विशेषता डिंगल भाषा की नहीं है? तो हमें बताना है डिंगल की कौन सी विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है? यह पश्चिमी राजस्थान की काव्य शैली है, ये बात तो सही है। उसके बाद में मैं बात करूं अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा रचित है, ये भी बात सही है। इसका विकास गुजरी अपभ्रंश से हुआ है, ये भी बात सही है। लेकिन डिंगल साहित्य छंद और पदों के रूप में लिखा गया है, ये बात है गलत है। उसके बाद में हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन पे 32 नंबर क्वेश्चन है अपना कि जालौर की आहोर तहसील व पाली जिले के बाली क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो जालौर के की आहोर तहसील और पाली जिले के बाली क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 4, हड़ौती, गोडावड़ी, वागड़ी और डतकी। तो कौन सी बोली जाती है? 2 नंबर वाली गोडावड़ी भाषा है वो बोली जाती है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत है वो कब हुई? भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई? 1927 के अंदर हुई थी। तो 1 नंबर वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। और भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। आगे 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए साथ साथ में शेयर जरूर कर दो, सभी के पास शेयर कर दो, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े मेरे से, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम मिलेगी। और ऐसे ही सभी कोचिंग के हम लेके आएंगे। आप कमेंट में भी लिख सकते हो कौन सी कोचिंग का आप है वो टेस्ट सीरीज चाहते हो। 35 में क्वेश्चन नंबर है भारत में इंटरनेट सेवा प्रथम किसके द्वारा शुरू की गई? तो भारत में इंटरनेट सेवा है वो सबसे पहले किसने शुरू की थी? VSNL ने शुरू की थी। और बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? BSNL। तो उत्तर में क्या करना है हमें? VSNL। 36 नंबर है पहली फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल के जन्मदाता कौन है? तो पहली फ्री जो ईमेल सेवा थी हॉटमेल, उसके जन्मदाता कौन है, ये हमें बता देना है। तो कौन से थे? सबीर भाटिया। उसके बाद में मैं बात करूं, देखो 37 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भारत में 1851 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई? तो टेलीग्राफ सेवा कब कहाँ कहाँ शुरू की गई थी, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच। 4 नंबर वाला क्वेश्चन है वो सही है। 38 नंबर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस वर्ष के लिए संशोधन के द्वारा असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के समूह में निःशक्त बालक जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आपने पढ़ा होगा, उसमें बताना है कि कौन से संशोधन के द्वारा असुविधाग्रस्त समूह के बालिकों के समूह में निःशक्त बालक को भी जोड़ा गया। तो कौन से वर्ष जोड़ा गया? 2012 के अंदर।
उसके बाद में हम 39 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम 2009 में धारा 7 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व केवल केंद्र सरकार का है। आरटीआई अधिनियम 2009 में धारा 7 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व केवल केंद्र सरकार के अधीन है, तो ये हमें बताना है। तो कौन सा है, उपरोक्त सभी, मतलब आरटीआई अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक पूंजी व आवर्ती खर्चे का आंकलन करना है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करना है और शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु मानकों का विकास करना। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 40 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 13 के तहत माता पिता का बालक को अन्वेक्षण प्रक्रिया के अधीन रखने के लिए द्वितीय उल्लंघन पर दंडनीय जुर्माना कितना है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो 40 में सही है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की। तो आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत सत्य कथन कौन सा है। तो सत्य कथन बताना 41 नंबर क्वेश्चन के अंदर आरटीई 2009 के अधिनियम के तहत। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, सत्य कथन कौन सा है, ये 3 नंबर वाला, संविधान के अनुच्छेद 29-32 के अधीन रहते हुए यह अधिनियम लागू हो। उसके बाद में हम 42 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के मूल संविधान में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा संबंधी प्रावधान किया गया है। भारत के मूल संविधान में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। कौन किसके तहत किया गया, नीति निर्देशक तत्वों के तहत। तो 2 नंबर वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में संविधान के, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और कहाँ से लिए गए ये भी लिखें। 43 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 21 के तहत निम्नलिखित में से कौन से विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति केवल सलाहकारी कार्य करेगी। तो आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 21 के तहत निम्नलिखित में से कौन से विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति केवल सलाहकारी कार्य करेगी, तो सलाह देगी केवल, ये वाला क्वेश्चन है अपना। तो कौन सा है इसमें, देखिए एक तो अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित विद्यालय और सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त विद्यालय, ये दोनों ही सही है। तो निजी विद्यालय के लिए ये लागू नहीं है। तो 4 नंबर वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन अच्छे से देखें भाई। 44 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो देखा कि यदि कोई बालक 11 वर्ष की उम्र में विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसे विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। 11 वर्ष की उम्र में विद्यालय में प्रवेश लेता है तो किस आधार पर विद्यालय में है वो प्रवेश दिया जाएगा। तो किस आधार में दिया जाएगा, तो देखिए किस आधार पर दिया जाएगा, 4 ज्ञान के आधार पर, सीखने की गति के आधार पर, उम्र के आधार पर और अन्वेक्षण प्रक्रिया के आधार पर। तो किस आधार पर दिया जाएगा, यदि कोई बालक 11 वर्ष की उम्र में विद्यालय में प्रवेश करता है तो किस आधार पर दिया जाएगा, उम्र के आधार पर है वो अपने विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद में 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें, आरटीआई अधिनियम के तहत निम्न में से सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करने का क्वेश्चन है। तो हम सुमेलित करें, देखिए आपको ऑप्शन दिख रहे हैं कि अध्याय 4, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4। तो इस वाले में कौन से वाला ऑप्शन है वो सही है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। आपने ये तो देख लिए होंगे, ऑप्शन देख लेते हैं। तो देख लिए ऑप्शन को गलती की वजह से है वो कट गए अपने। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देखिए, कमेंट सेक्शन में आप उत्तर है वो बता सकते हो। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा घोषित शैक्षणिक प्राधिकारी है। तो आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 के तहत अधीन केंद्र सरकार द्वारा घोषित शैक्षणिक प्राधिकारी कौन है। तो कौन है ये कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर बताएं। इसमें कौन सा आ जाएगा, एनसीटीई। 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। 47 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 में विद्यालय के उत्तरदायित्व के संबंध में असत्य कथन। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम की धारा 12 में विद्यालय के उत्तरदायित्व के संबंध में असत्य कथन हमें बताना है। तो ऑप्शन एक साथ देख लेते हैं हम चारों। तो ये वाले ऑप्शन है 4, इसमें से कौन सा आपको सही लगता है ये वाला बताना है हमें। तो कौन सा उत्तरदायित्व है कि धारा 12 के अंतर्गत विद्यालय का दायित्व केवल प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष की आयु के प्रवेश पर ही लागू होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए आगे कि वर्ष 2019 में किस धारा में किए गए संशोधन के अंतर्गत प्रावधान अंतर्विष्ट किया गया है कि समुचित सरकार कक्षा 5 या 8 की पुनः परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर बच्चे को उस कक्षा में रोक सकती है। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, धारा 16 के तहत। उसके बाद में देखो मैं बात करूं 49 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सही सुमेलित कीजिए। तो सही सुमेलित करना है छात्र शिक्षक अनुपात, पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया, विद्यालय विकास योजना, प्रवेश के लिए आयु का सबूत। तो हमें सुमेलित करना है तो सुमेलित कर देंगे। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्र शिक्षक का अनुपात कितना है, 25, धारा 25 में, और पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया किस में, 29 में, और विद्यालय विकास योजना 22 में, प्रवेश के लिए आयु सबूत 14 में। देखिए धीरे धीरे हम हर चीज़ में सुधार करते जाएंगे। पहला वीडियो है इसके बारे में, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप सभी को चाहिए या नहीं चाहिए, आपका रुझान क्या है। अगर आप सभी का सही पॉजिटिव रिस्पांस रहा तो धीरे धीरे हम इसको बहुत अच्छे तरीके से, डीप तरीके से, जो भी बीच में जो ऑप्शन है उनके बारे में भी हम धीरे धीरे विस्तार से चर्चा करने लग जाएंगे। निम्न में से असत्य कथन। तो 50 नंबर बताना असत्य। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट अक्षांश समय है, और राजस्थान की उत्तरी, दक्षिण और पूर्व पश्चिम लंबाई क्रम से 826 और 969 है।
राजस्थान के उत्तरी दक्षिण पश्चिम में पूर्वी बिंदु क्रमशः कोणा, बोरकुंडा, सिलाना और कटरा है। और राजस्थान के उत्तर दक्षिणी पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली सीधाई रेखाएं अजमेर में प्रतिच्छेद करती है। तो बताइए कौन से वाला असत्य कथन है। तो मेरे ख्याल से सभी के सभी असत्य कथन है, तो कौन से वाला सही हो जाएगा, 4 नंबर वाला। कौन से अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों के प्रकार है, कौन से अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों के प्रकार है। तो बताइए कौन से, सीफ, रेखीय, बरखान, पैराबोलिक, कौन से होंगे। तो देखिए कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा बरखान और एक हो जाएगा पैराबोलिक। तो दोनों कौन से ऑप्शन में, 3 नंबर वाले ऑप्शन में। तो ये वाला 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन को देखें कि अकाल व ब्रह्मसर के समुद्री निक्षेप किस काल के हैं। अक्कल व के समुद्री निक्षेप है वो किस काल के हैं। तो किस काल के हैं, 2 नंबर जुरेसिक काल के अवशेष हैं। उसके बाद में अर्धशुष्क बंगाल प्रदेश की पूर्वी व पश्चिमी सीमाएं निर्धारित होती है। अर्धशुष्क बंगाल प्रदेश की पूर्वी एवं पश्चिमी सीमाएं निर्धारित होती है। तो कहाँ से निर्धारित होती है, 500 मिमी व 250 मिमी की समवर्षा रेखा से प्रारंभ होती है। तो 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमें असुमेलित देखना है कौन से वाला है कि लीलागढ़ चोटी कहाँ पे है, सिरोही में है क्या, नागपानी उदयपुर के अंदर, इसराना बाकर जालौर में, और बरवाड़ा जयपुर के अंदर। तो इनमें से जो असुमेलित है वो कौन सा है, लीलागढ़ चोटी सिरोही के अंदर नहीं है। ये कमेंट में बताना है कि कहाँ पे है, और साथ ही साथ इन चारों चोटियों की ऊंचाई कितनी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, कौन सा दर्रा अजमेर में स्थित नहीं है। तो कौन सा दर्रा अजमेर में नहीं है, बरदर्रा, कचबाली, सुराघाट और कामली घाट। तो कौन सा नहीं है, कामली घाट दर्रा है वो अजमेर के अंदर स्थित है, नहीं है। तो 55 नंबर में ये सही हो जाएगा। दक्षिणी अरावली में गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच का भाग किस नाम से जाना जाता है। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच का भाग वह कौन से नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से याद होना चाहिए। तो कौन सा, बोराट का पठार। उसके बाद में उड़िया का पठार कौन से भाग में जाना जाता है, लसाड़िया का पठार, बोमट का पठार। ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की कि उत्तरी पूर्वी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। उत्तरी पूर्वी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो ये आप सभी को पता होगा कौन सी है, रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है ये जरूर बताएं और कहाँ पर स्थित है। उदयपुर जिले में पहाड़ियों से घिरा हुआ छतरीनुमा भाग कौन सा क्या कहलाता है। उदयपुर जिले में पहाड़ियों से घिरा हुआ छतरीनुमा बेसिन क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा कहलाता है, गिरवा। तो 4 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की कि निम्न में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है वो कौन सा नहीं है, छप्पन का मैदान है, बनास बाणगंगा बेसिन है, मालपुरा कुरली का मैदान है, लेकिन गोडवार बेसिन है वो पूर्वी मैदानी भाग का भाग है, वो नहीं है। 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 नंबर में दे रखा है कि होरसू प्रकार की पहाड़ियाँ स्थित है। होरसू प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, मनोर थाना में, जालरापाटन में, अकलेरा में और रामगढ़ में। तो कहाँ पर स्थित है, रामगढ़ में स्थित है होरसू, घोड़े की आकार वाली। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सर्वाधिक उपजाऊ है। तो राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सर्वाधिक उपजाऊ है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है। इसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 62 नंबर है, शाहबाद उच्च भूमि किस भौतिक प्रदेश में स्थित है। तो शाहबाद उच्च भूमि जो है वो किस प्रदेश में स्थित है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आड़ौती के पठार में स्थित है और इसका क्षेत्रफल कितना है ये बताना है। अरावली की सर्वोच्च चोटी किस नाम से जानी जाती है। तो किस नाम से जानी जाती है, गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 64 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना के अंतर्गत लाभार्थी है। मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना के अंतर्गत लाभार्थी है। तो ये वाला आपको बताना है। तो इसमें क्या है, सिलिकोसिस पीड़ित जो मरीज है वो मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना के अंतर्गत है, वो लाभार्थी है। ये कब शुरू हुई थी ये जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की कि राजस्थान की, 1 मिनट देखिए क्वेश्चन ऊपर वाला हम देख लेते हैं। हमें दे रखा कि मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना के अंतर्गत लाभार्थी है ऐसे बुजुर्ग जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो या उनके घर में कोई दूसरा व्यक्ति न हो, ऐसी विधवा महिला जिससे घर में कोई भी दूसरा पुरुष सदस्य नहीं हो, सिलिकोसिस रोग से पीड़ित व्यक्ति। तो इसमें हमें कौन सा सही हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। इसमें 4 नंबर 1, 2, 3 जो तीनों के तीनों सही है भाई। इसमें मैंने गलती से बता दिया था, तीनों से तीनों ही इसमें सही है। उसके बाद में हम 65 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि राजस्थान की बैतुल बेगम जिन्हें वर्ष 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया, संबंध किस गायन शैली से। तो राजस्थान की बैतुल बेगम जिन्हें नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है वो किस गायन शैली से बिलोंग करती है। तो कौन सी से करती है, मांड शैली से बिलोंग करती है। उसके बाद में हम 66 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 66 नंबर है कि 10 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को पार करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है। तो 10 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन में
पार करने वाला कौन सा राज्य है? राजस्थान पहला राज्य है। दूसरा राज्य कौन है ये जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। 67 नंबर है कि राज्य सरकार ने कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करने के लिए हाल ही में राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज बोर्ड का गठन किया। इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एग्रो इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आप सभी को पता है, रामेश्वर जी डूडी को नियुक्त किया गया, जो कैबिनेट मंत्री के दर्जे के होते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है अपना कि इस्तांबुल तुर्की में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में राजस्थान के गौरव साहू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो गौरव साहू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता ये हमें बताना है। तो कौन से में? 53 किलोग्राम में। उसके बाद में देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है अपना कि वन रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाले जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है। सर्वाधिक प्रतिशत वन में अवरोही घटते हुए क्रम में हमें बताना है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और बाना, 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद में हम 70 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि राज्य सरकार ने बजट 2022-23 में सामाजिक समरसता व सद्भाव पर शोध करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च कहाँ खोले जाने की घोषणा की है? सेंटर एंड एक्सीलेंस कहाँ खोले जाने की घोषणा की है? तो कहाँ पर? मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। उसके बाद में हम 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, यह कथन किस मनोविज्ञान द्वारा दिया गया? मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, यह कथन किस मनोविज्ञान के द्वारा कहा गया? तो किसके द्वारा? बोरिंग, लैंगफील्ड व वेल्ड ने। 3 नंबर ऑप्शन सही है। 72 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें 71 नंबर तो हो गया ना अपना। 72 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें कि सत्य कथन बताइए कौन सा है? कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मार्को मारुलिक ने किया था। साइकोलॉजिया शब्द को रुडोल्फ गोइकले अस्तित्व में लाए थे। एक व दोनों सही है या इनमें से कोई भी सही नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इनमें से कोई भी सही नहीं है। और इसके बारे में सत्य कथन तो माइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था ये कमेंट में जरूर बताएं। और साइकोलॉजिया शब्द किसने दिया था, कौन अस्तित्व में लेके आए थे, ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम माना गया है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम क्या माना गया? आत्मा का विज्ञान माना गया है। 74 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें कि असुमेलित छांटिए। असुमेलित आत्मा, अरस्तु मन, लोक, चेतना, थॉमस रीड, व्यवहार, वाटसन। तो कौन से वाला असत्य सुमेलित है? तो कौन सा है? चेतना थॉमस रीड ने नहीं कहा। उसके बाद में इंडियन साइकोएनालिटिक्स एसोसिएशन की स्थापना है वो कब हुई? तो कब हुई थी? 1922 के अंदर हुई थी। बात कर लेते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की हम। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, यह कथन किस मनोविज्ञान ने दिया था? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, यह कथन किस मनोविज्ञान ने दिया था? किस मनोविज्ञान ने दिया था? स्टीफन ने दिया था। 77 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? तो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कौन सा है हमें ये बताना है। तो कौन से वाला संबंधित है? यह शिक्षण व अधिगम से संबंधित है, शिक्षा मनोविज्ञान। हम 78 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें कि एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है? तो एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या? विद्यार्थियों को जानने में सहायक है, स्वयं के मूल्यांकन में सहायक है, शिक्षण विधियों के चयन में सहायक है। तो ये सभी के सभी सही है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 नंबर की मैं बात करूं, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित क्या नहीं है? अधिगम परिस्थिति का अध्ययन, ये तो है। मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बताने वाले उपाय, ये भी सही है। व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन, ये भी सही है। तो कौन से वाला गलत हो गया? अर्थशास्त्र की विचारधाराओं का शोध, ये गलत हो जाएगा, तो ये सम्मिलित नहीं है। 81 नंबर हम बात करें कि निम्नलिखित में कौन सा अर्ध शुष्क बंगाल प्रदेश का उपयोग नहीं है, उपभाग नहीं है? अर्ध शुष्क बंगाल प्रदेश का भाग कौन से वाला नहीं है? तो कौन से वाला नहीं है? कंठल का मैदान नहीं है, ये नागौर उच्च भूमि, घग्गर का मैदान और गोडवाड़ बेसिन तो है। 82 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, थार के मरुस्थल में के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? तो थार के मरुस्थल की जो ऊंचाई है वो किस भाग की ऊंचाई समुद्र तल से कम ऊंचाई है? तो कौन से वाले की है? 2 नंबर दक्षिणी भाग की। उसके बाद में हम 83 नंबर क्वेश्चन की बात 83 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 83 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्य क्रम के उच्चावत स्वरूप भी विद्यमान है? तो किस भाग में विद्यमान है? चित्तौड़गढ़ के अंदर विद्यमान है। किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के ऊंचावत स्वरूप विद्यमान है? 84 नंबर क्वेश्चन है, राजपुताना के किस ठिकाने के ठिकानेदारों ने मुजाहिदों के नेता के रूप में 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह से मुलाकात की थी? तो राजपुताना के किस ठिकाने के ठिकानेदारों ने की थी? तो पलौद टोंक के जो मुजाहिदों के नेता के रूप में 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह से मुलाकात की थी। 85 नंबर 1857 की क्रांति के आधार पर म्यूटनीज इन राजपुताना पुस्तक के लेखक कौन है? तो म्यूटनीज इन राजपुताना पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 की क्रांति पर आधारित है और इस
पुस्तक के लेखक कौन है ये हमें बताना है। तो कौन है? IT पिचार्ड है वो इस बुक के लेखक है। उसके बाद हम 86 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 84 नंबर हो गया, 85 हो गया, 86 नंबर। अमरचंद भाटिया को फांसी कहाँ पर दी गई? तो अमरचंद भाटिया को फांसी कहाँ पर दी गई थी? ग्वालियर में दी गई थी। उसके बाद में हम 87 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से संविधान की कौन सी विधियां कालीबंगा सभ्यता में प्रचलित है? तो संविधान की कौन सी विधियां है वो कालीबंगा सभ्यता में प्रचलित है? तो कौन कौन सी में प्रचलित है? पूर्व है, समाधिकरण भी है, आंशिक समाधिकरण भी है, दाह संस्कार भी है। तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। उसके बाद में हम बात करें जीन बद्रसूरी ज्ञान भंडार पुस्तकालय किस दुर्ग में स्थित है? तो जीन बद्रसूरी ज्ञान भंडार है वो किस किले में स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। 89 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें कि निम्नलिखित दुर्ग व संबंधित जिलों का सही सुमेलित नहीं है। तो कौन कौन से सही सुमेलित नहीं है ये हमें बताना। बसंतगढ़ सिरोही में है, तिम्मनगढ़ करौली में सही है, शेरगढ़ बारां में है, तो खंडार कहाँ पर है? अलवर पर नहीं है। तो कौन सी जगह पर है, ये कौन से जिले में, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उसके बाद हम बात करें 91 नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य के 4 स्थानों को आइकॉनिक प्लेसेज के रूप में चुना गया, इसमें शामिल नहीं है। तो कौन से जो है शामिल नहीं है ये हमें बताना है। ऑप्शन में जैसलमेर का किला, अजमेर दरगाह, कुंभलगढ़ किला, आमेर का किला। तो कौन कौन से सम्मिलित है नहीं है ये हमें बताना है। तो अजमेर का किला है वो सम्मिलित नहीं है। 92 नंबर क्वेश्चन हम देखें कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में गुजरात के वडोदरा को राजस्थान के किस जिले के साथ संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ जिला पश्चिमी जोन का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राजस्थान के कौन से जिले को किया गया? गुजरात के साथ संयुक्त रूप से। तो कौन से जिले को किया गया? बांसवाड़ा जिले को किया गया, क्योंकि बांसवाड़ा की सीमा लगती है यहाँ से। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता जयपुर के कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? तो कृष्णा नागर का संबंध है वो किस खेल से, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसका बैडमिंटन से संबंधित है। और आगे वाला क्वेश्चन है अपना 94 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में खान व भू विभाग राजस्थान सरकार ने राज्य की पहली गोल्ड माइन खनन की अधिसूचना जारी की है। ये तो कहाँ स्थित है? तो राज्य की पहली गोल्ड माइन कहाँ पर स्थित है ये हमें बताएं। तो कहाँ पर है? देवतलाई कोटड़ी भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। 95 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, केंद्र सरकार ने हाल ही में राजस्थान में 100 करोड़ लागत से MSME टेक्नोलॉजी पार्क बनाने के लिए राजस्थान का सरकार के साथ एक MOU साइन किया। तो यह पार्क किस जिले में बनाने की घोषणा है? MSME टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पर बनाने की गई है? दौसा जिले के अंदर। 96 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, लड़कियों को पुलिस की कार्य प्रणाली समझने व उनके संकोच दूर करने के लिए पुलिस मेरी दोस्त अभियान राज्य किस जिले में प्रारंभ किया गया? तो देखिए, लड़कियों को मजबूत करने के लिए, लड़कियों की सुरक्षा रखने के लिए तो पुलिस के द्वारा वह प्रशिक्षण दिया जाता है। तो कौन से जिले से इसकी शुरुआत हुई? तो कौन से जिले से शुरुआत हुई इसकी? डूंगरगढ़ जिले से शुरुआत हुई। पद्मश्री पुरस्कार 2022 के विजेता रामदयाल शर्मा का संबंध किस जिले से है? तो रामदयाल जी शर्मा ने, जिन्होंने पद्म पुरस्कार जीता है, पद्मश्री पुरस्कार जीता है, तो किस जिले से संबंधित है? उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर। तो किस जिले से संबंधित है ये? भरतपुर जिले से संबंधित है। 98 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें कि RTI अधिनियम 2009 में धारा 3 के अंतर्गत आधारित शिक्षा का अधिकार किन बालकों को है? तो RTI अधिनियम 2009 में जो धारा 3 है उसके अंतर्गत कौन से विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार है, वो किन बालकों को है? तो किन बालकों को है आपको बताना है। तो किन बालकों को है? दुर्बल वर्ग के बालकों को, बहु निःशक्त बालकों को, गंभीर निःशक्त बालकों को। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए, ऑप्शन है इसमें केवल 1 व 2, 1 व 3, 2 व 3, 1, 2, 3, 4। तो कौन से वाला सही हो जाएगा इसमें? 1 व 3। तो बहु निःशक्त और गंभीर निःशक्त को इस पर धारा 3 के अंतर्गत बालकों को शिक्षा दी जाएगी। 99 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, RTI अधिनियम 2009 की किस धारा में समुचित सरकार के करते हुए उल्लेखित है? तो RTI अधिनियम 2009 में किस धारा के समुचित सरकार के करते हुए उल्लेखित है? तो कौन सी में? धारा 8 के अंदर। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। तो कि RTI अधिनियम 2009 की किस धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान किया गया? तो विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान कौन सी में किया गया? धारा 21 में। RTI अधिनियम 2009 के अंतर्गत समुचित सरकार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो समुचित सरकार के अंदर कौन सम्मिलित नहीं है? स्थानीय प्राधिकारी। 102 में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 26 के अंतर्गत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए? तो कितनी रिक्तियां अधिक नहीं रहनी चाहिए? 10% से अधिक रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए। 3 नंबर है, RTI अधिनियम 2009 की कौन सा धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाएं? तो कौन सी धारा के अंतर्गत है? धारा 10 के तहत।
उसके बाद में 131 निम्न में से कौन सा लुईस अम्ल का उदाहरण नहीं है? तो लुईस अम्ल का उदाहरण कौन से वाला नहीं है? NH3 नहीं है। वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पशु हमें बताना है, तो कौन से वाला नहीं है? चिंकारा नहीं है। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी? 1070 किलोमीटर। महाभारतकालीन सीवी जनपद की राजधानी थी, तो महाभारतकालीन सीवी जनपद की राजधानी कौन सी है? मध्यमिका। उसके बाद में 135 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थल बांसवाड़ा जिले में स्थित नहीं है? तो बांसवाड़ा जिला में कौन सा स्थल स्थित नहीं है? तालाब साई नहीं है। सुमिलित करना है, राजस्थान को गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। सुमिलित नहीं है ये बताना है। पहाड़ों की नगरी उदयपुर को, पूर्व का पेरिस जयपुर को, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू को। तो कौन से वाला सही नहीं है इसमें? पहाड़ों की नगरी उदयपुर को नहीं कहते हैं, तो किसको कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 140 है, भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किसने किया था? तो भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किसने किया था? मुदालियर आयोग ने किया था। 141 है, सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौतिक तथा सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो किसके द्वारा दी गई? जेम्स हेमिंग के द्वारा दी गई। तो देखिए, मैंने पेपर करवाने की कोशिश की है। पूरा पेपर चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप है वो जरूर ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको किस कोचिंग के नोट्स वो जो पेपर है वो चाहिए, वीकली टेस्ट है वो मैं लेके आता रहूँगा। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।